हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से ज़्यादा तो पहले बेटा हम लोग सी इंटर कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे हैं लाइव। इस रिवीजन का बेटा ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम टाइम में आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ बेटा अंडर 30 आवर्स हम लोग आपके लिए पूरा कॉस्टिंग रिवाइज करेंगे। इसमें 100% कंसेप्ट आपको समझा जाएंगे, प्लस 130 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको पूरे क्लास के अंदर कराने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहाँ से लेके आए? तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है जो स्टडी एमटीपी आरटीपी मल्टीपल टाइम्स आए हैं, पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बेटा, तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम सर ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा है सर लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे वो वाले लेक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने यहाँ से कर लीजिए, उनको बाद में देख सकते हैं। अच्छा, और जिन बच्चों को बेटा नोट्स चाहिए वो नोट्स बेटा कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा जो इस हम लेक्चर्स में नोट्स यूज़ कर रहे हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे शेयर में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेटा सारे 100% हमारे लेक्चर यूट्यूब पे रहने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ यूट्यूब और कुछ अलग से, नहीं, सारे यूट्यूब पे रहने वाले। 100% विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले सर फटाफट बता दें बच्चे मुझे कि सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपरली? चलिए बेटा, हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे सर्विस कॉस्टिंग के, उसको हम एंड में उठाएंगे। पहले हम जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज एक छोटा चैप्टर पिकअप किया है जिससे हम वो वाला कंप्लीट कर ले, प्लस जो हमारा सर्विस कॉस्टिंग का पिछली क्लास में रह गया था उसे भी खत्म कर लें। ठीक है जी, तो हम दोनों करेंगे आज, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। स्टार्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग पे और खत्म करेंगे सर सर्विस कॉस्ट पे। चलिए जी जॉब एंड बैच कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। बेटा दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इंस्टीट्यूट की बुक में तो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि दोनों बहुत छोटे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बैच कॉस्टिंग से। सर बैच कॉस्टिंग क्या होता है बेटा, समझते हैं पहले हम सारी किस किस तरीके की हमारे पास कॉस्टिंग है। देखो, जब बेटा हम बल्क में गुड्स बना रहे होते हैं, जब हम बल्क में गुड्स बनाते हैं, यूनिफॉर्म गुड्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम सर कॉस्टिंग कई मेथड से निकाल सकते हैं। एक हमने देखा था सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें बेटा हम कॉस्ट शीट बनाते थे। ठीक है, एक हमने सर देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पे सर प्रोसेस ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता था, तो वहाँ पे हम प्रोसेस के बेसिस पे बनाते थे। एक होती है सर हमारी बैच कॉस्टिंग। तो सर फर्क क्या है इनमें? बेटा फर्क ये है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने पूरे साल पूरे महीने में जो भी पीरियड उन्होंने लिया है उसमें आपने सेम गुड्स प्रोड्यूस करा है और उसकी आप कॉस्टिंग करते थे पूरी एक शीट बना के कि भैया पूरे महीने में इतना खर्चा लगा, इतनी यूनिट्स बनी, तो पर यूनिट हमारी इतनी कॉस्ट आ गई। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है सर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जब शिफ्ट करते थे तो एक प्रोसेस की कॉस्ट निकालते थे, उसे दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है सर, बैच कॉस्टिंग कहती है कि हम एक बारी में जो बैच बनाते हैं, ठीक है, एक बारी में जो बैच बनाते हैं हमें उसकी कॉस्टिंग करनी है। सर बैच का मतलब क्या होता है बेटा, आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री है। जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं बहुत सारा। मान लीजिए उसमें रॉ मटेरियल क्या, आपका पानी है, फ्लेवर्स हैं, ठीक है, और जो उसके अंदर फिश डालते हैं उसके लिए थोड़ी सी गैस है, ये सारे आपने रॉ मटेरियल डाल दिए। जो आपकी मशीन चलेगी एक बारी में और जब रुकेगी तो सर वो 10,000 बॉटल्स बनाएगी। मतलब सर जब वो 10,000 बॉटल बनेंगी बिल्कुल एक जैसी बनेगी। ठीक है, तो बेटा उसको हम कहते हैं एक बैच की, मतलब सर एक बारी में आपकी कितनी बन रही है। अगर आप देखोगे, अगर कंपनीज की बात करें तो सर वो क्वालिटी इंस्पेक्शन भी बैच के हिसाब से करते हैं कि भाई इस बैच में आपकी चलो 10,000 बॉटल बनी है, मैं 2 चेक कर लेता हूँ निकाल के, अगर 2 सही है तो 10,000 की 10,000 सही है। आपने कई बार सुना होगा कि सर मारुति ने इस बैच नंबर की गाड़ियां वापस बुला ली, ठीक है, या टेस्ला ने सर इस बैच नंबर की गाड़ियों में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है अगर एक गाड़ी में दिक्कत है तो उस बैच की सारी गाड़ियों में दिक्कत होगी। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग भी सर बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। अगर आपने ध्यान से किसी प्रोडक्ट को देखा हो तो उसके पीछे लिखा होता है उसमें बैच नंबर। तो अगर कभी कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है, आपको उसकी कंप्लेन करनी होती है, तो आप बैच नंबर के थ्रू से कंप्लेन करते हैं। भाई ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं होगा ना कि ये कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, नहीं, तो वो बैच नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। तो हमारा सर ये बैच होता है। बैच कॉस्टिंग की सर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? बैच कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है बेटा, एक बैच को बनाने में जितने भी आपके पैसे लगे उनको जोड़ लो, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाई जितनी सर यूनिट्स बनी बैच के अंदर उससे डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो बैच कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नया नहीं है, सिंपल जो आपने अभी तक पढ़ा है
उसी के ऊपर बेस करता है। तो पहला कंसेप्ट तो हम इसके अंदर देखेंगे कि बैच कॉस्टिंग की हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है, एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर क्या होता है कि सर एक बैच में हमें कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए वो भी हमें डिटरमाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका बैच, आपको पूरे साल में प्रोडक्शन करना है मान लीजिए 1,00,000 यूनिट्स का, ठीक है। अब एक बैच में मैं कितनी बनाऊं कि मुझे सस्ते से सस्ता सामान पड़े, ठीक है। तो आप देखोगे सर बैच से एसोसिएटेड कॉस्ट कौन कौन सी हैं। बेटा एक तो आती है कैरिंग कॉस्ट, सर जितना ज़्यादा सामान बना लोगे उतना ज़्यादा आपको कैरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उस सामान की। और दूसरी आती है सर बैच सेटअप कॉस्ट। बेटा जब आप बैच को सेटअप करते हो ना, मतलब सर जब आप बैच स्टार्ट करते हो तो कुछ आपकी कॉस्ट इंकर होती है, जैसे बेटा कुछ लेबर आवर्स लगेंगे मशीन को सेट करने में, क्लीन करने में, कई बार सर मशीन को प्री हीट करना पड़ता है, ठीक है, मशीन में कुछ केमिकल्स लगाने पड़ते हैं। तो हर बैच को सेटअप करने में आपको कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। तो हमें सर ये देखना है कि हम कितने बैच बनाएं टोटल प्रोडक्शन के कि हमारी कैरिंग कॉस्ट और बैच सेटअप कॉस्ट मिला के मिनिमम आए। तो आप कहोगे सर ये तो कुछ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला हो गया। हाँ बेटा कंसेप्ट वही है, बस इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। क्या फॉर्मूला होता है सर, वहां पे होता था 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे होता है 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा सेम फॉर्मूला है, सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है। इसलिए हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन बेस कर लेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने मटेरियल में ऑलरेडी कवर कर रखा है। जो बेटा मटेरियल में एडजस्टमेंट होते थे, मंथ का डेटा दे दिया तो उसे एनुअल कर दो, कैरिंग कॉस्ट मंथ की दे रखी है उसे एनुअल कर दो, वही सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम बैच कॉस्टिंग के अंदर। चलिए इसके ऊपर हम बेस क्वेश्चन देखते हैं सर, जो हमारे मेनली क्वेश्चन आते हैं। आ जाते हैं सर बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर एंश्योरिंग 6 मंथ्स। बेटा 200 पीस पर मंथ आपको सप्लाई करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर बुक्ड। बेटा हर महीने एक बैच ऑर्डर ओपन करा जाता है और उसके अगेंस्ट मटेरियल और लेबर बुक करते हैं। मतलब हम सर जो कॉस्ट बुक कर रहे हैं वो अगेंस्ट बैच कर रहे हैं कि एक बैच के अंदर हमारी टोटल कितनी कॉस्ट लगी। ओवरहेड्स आर लेवीड एट अ रेट पर लेबर आर। ओवरहेड जो बेटा एब्जॉर्ब होते हैं वो लेबर आर के हिसाब से होते हैं। सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 पीसेस। बेटा 6 महीने में 200 पीसेस करने हैं तो टोटल 1200 पीसेस जाएंगे। वो आपसे कह रहा है कि भैया इस डेटा के बेसिस पे आप हमें बताओ कि बैच की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट प्रॉफिट कितना है, वो हमें बता दो। तो बेटा आपको दे क्या रखा है सर, हर बैच में कितने पीसेस बने। पहले में बने 210, फिर 200, फिर 220, फिर 180, 200, 220। अब आप कहोगे सर अलग अलग भी बन सकते हैं। हाँ बेटा बैच है, आपने स्टार्ट करा प्रोडक्शन करना, जब तक आपने रोका या किसी वजह से वो खुद बीच में रुक गया तब तक कितने पीस बने सर, वो हमारे एक बैच के आ जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट किस में कितनी लगी वो दे रखी है। डायरेक्ट वेजेस किस में कितनी लगी वो दे रखी है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे वो भी दे रखे हैं हमें, ठीक है। कुछ और डिटेल्स भी दी हैं बेटा, हमें ओवरहेड्स दे रखे हैं 6 महीने के और हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं। तो बेटा एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमें निकालने के लिए, एक बैच की कॉस्ट में निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है, लेबर कॉस्ट हमारे पास है, हमारे पास ओवरहेड्स नहीं है। लेकिन ओवरहेड्स उन्होंने कह रखा है कि आप पर आवर पे निकालोगे। तो यहाँ से बेटा हमारा पर आवर रेट आ जाएगा ओवरहेड्स का, पर लेबर आवर हमारा रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा पर लेबर आवर निकाल लेंगे। जैसे बेटा अगर हम पहले वाले का देखें तो जनवरी मंथ में 25 रुपये पर लेबर आवर के हिसाब से हमारे ओवरहेड जाने हैं। अब अगर हमारे लेबर आवर लगे हैं 240 इस बैच में, तो हमारे 25 रुपये के हिसाब से इस पर ओवरहेड चार्ज हो जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से हमें हर बैच की कॉस्ट निकालनी है। अब जैसे पहला बैच है, एक बैच में बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, बाकी 6 उसके रेप्लीकेट हैं। बेटा पहला बैच है 210 यूनिट, सेल वैल्यू में के हिसाब से कितना आ जाएगा सर, इसमें शायद बेटा एक जीरो कट गया है हमारा, हाँ जी, इसमें एक जीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। हमारी सर सेल प्राइस आ जाएगी ये। मटेरियल कॉस्ट हमें दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखी है। चार्जेबल एक्सपेंस कैसे निकाले, हमने बेटा निकाला ओवरहेड रिकवरी रेट इस महीने का और इस महीने के लेबर आवर्स कितने हैं, तो 250 इंटू 25 ये आएगा, सॉरी 240 है, 240
इंटू 25, तो हमारे साथ 6,000 ये खर्चा आ गया। टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 13,700 रुपये। हमारा प्रॉफिट आ गया एक बैच का 3100 रुपये। टोटल कॉस्ट पर पीस कितनी आई बेटा, हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जितनी हमारी यूनिट्स बनी इस बैच में, तो हमारी आ गई कॉस्ट पर पीस। और प्रॉफिट पर पीस कितना आ गया बेटा, जितना हमारा प्रॉफिट था उसको हमने यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल हमने सर एक बैच का ऐसे कर दिया। ऐसे ही बेटा हमें सारे बैच के कंप्यूट कर लेने हैं और एंड में सर हमें ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा है, बस क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट होगा वो हमने सीखना है। चलिए ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो बेटा 1200 पीस बेचे हैं आपने 80 रुपये के हिसाब से 96,000। 1200 पीस बनाए आपने 73.4 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। अब कहोगे सर ये कहाँ से आई वैल्यू, तो बेटा ये पूरे साल पूरे 6 महीने की हमने एवरेज निकाल रखी है। पूरे 6 महीने की हमने एवरेज निकाल रखी है, वो ले ली हमने, कॉस्ट करी और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट आ चुका है 7920। चलिए अब आप कहोगे सर यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है टोटल 8150, यहाँ पे आ रहा है 7920, ये मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा ये हमने पोजीशन निकाली है 1200 पीसेस की, और ये जो पोजीशन है ये सर सारे पीसेस की जितने भी बने हैं। आपके पीसेस बेटा 1200 से ज़्यादा बने, अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो 1200 से ज़्यादा बने हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको, बस इतना ही फ़र्क है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ भी है, स्टडी में भी दे रखा है, आरटीपी एमटीपी सब में है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मदरबोर्ड्स होते हैं बेटा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगते हैं, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में। अच्छा ये स्मार्टफोन वाले बात कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन रिक्वायर वन मदरबोर्ड, एक स्मार्टफोन में एक मदरबोर्ड लगता है। एज पर स्टडी कंडक्टेड बाय इंडियन सेलुलर एसोसिएशन देयर विल बी डिमांड ऑफ 180 मिलियन स्मार्टफोन इन द कमिंग ईयर। बेटा अगले साल 18 करोड़ आपसे स्मार्टफोन लिए जाएंगे। 180 मिलियन मतलब 18 करोड़, 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं। ए लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 5.5%। सर ए लिमिटेड को 5.5% बना के बेचने पड़ेंगे। तो बेटा अगर 18 करोड़ का 5.5% निकालें तो 9,90,000 इन लोगों को बनाने, तो इनकी एनुअल डिमांड निकालने का इनडायरेक्ट तरीका बता दिया इन्होंने। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट ₹6.25 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बोर्ड पर मंथ। पर मंथ बेटा कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर ईयर निकाल देंगे। एंड द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बोर्ड मैन्युफैक्चर इज 33,500। हर एक बार एक सेटअप करने में 33,500 रुपीज़ हमारा खर्चा जाता है। सबसे पहले वो कह रहे हैं हमें बताओ ऑप्टिमम रन साइज फॉर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सर कितने का हम बैच साइज बनाएं। दूसरा वो कह रहे हैं एज्यूम दैट द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू मैन्युफैक्चर 80,000 बोर्ड पर रन, बताओ कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो सर बिल्कुल मटेरियल जैसा क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है। 5 नंबर है बेटा, ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। बेटा एनुअल डिमांड हो गई आपकी 99 लाख यूनिट्स, ठीक है। 2 × 99 लाख इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाई पर ईयर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये हमारी 75 आई। 75 कैसे आई? 6.25 × 12, तो हमने कहा सर 94,043 यूनिट्स हमें एक बारी में बैच में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। अब हम सर दोनों की कॉस्ट निकाल के कंपेयर कर देंगे। जो कंपनी पॉलिसी है 80,000, उसके हिसाब से कहा हमने 124 सेटअप लगेंगे। 124 सेटअप की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 41,54,000। 80,000 अगर हम एक बार ही बनाएंगे तो उसकी क्वारिंग कॉस्ट आ जाएगी 30 लाख। यहाँ पे बेटा हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन 80,000 बन जाएंगे, आखिरी दिन 0 होंगे, तो 80,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 71,54,000। ईओक्यू के केस में बेटा 94,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई हमारी राउंड ऑफ में 106 ऑर्डर आ गए। अगर डेसिमल में आ भी रहा होगा तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे। 106 ऑर्डर की बेटा कॉस्ट है 35,51,000, और ये इसकी कैरिंग कॉस्ट आ गई जितनी हमने क्वांटिटी बनाई एक बारी में, डिवाइड बाई 2 × 75। तो ऑब्वियसली सर हमारा EBQ में फ़ायदा होना था, कंपनी वाले में नुकसान होना था, हमने बता दिया भाई कितने का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमने बेटा इस तरीके से एक और क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। फिर हम एक अगला बहुत ही अच्छा बैच रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 10 मार्क्स में आएगा अगर वो क्वेश्चन आया तो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है तो हम कह सकते हैं सर क्रिस्टल क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं था अभी तक, हमने सर कॉस्ट शीट जैसे करते थे वो करा है, प्लस हमने जैसे मटेरियल में EOQ निकालते थे वो निकाला है। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं, कोई क्वेरी नहीं है तो। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्यों? क्योंकि बेटा ये इस बार के RTP में है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं उनको तो मैंने ऑलरेडी रेगुलर में करा रखा है ये, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं लिए हैं वो पढ़ लें, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे।
Arnav Limited operates in beverage industry where it manufactures soft drink in 3 sizes of bottle, large 3 लीटर, मीडियम 1.5 लीटर, स्मॉल 600 ml। सर ये बेवरेज कंपनी है अर्नव लिमिटेड। बेटा वैसे अगर आपको पता ना पता हो तो बता देता हूँ, पेप्सी की जो है, पेप्सी कंपनी है इंडिया में, ठीक है, उसका ऑडिट था KPMG पे। आपको जान के हैरानी होगी, पेप्सी खुद अपनी बॉटल मैन्युफैक्चर नहीं करता, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो वरुण बेवरेजेस नाम की कंपनी से कराता है, जो अपने आप में लिस्टेड और बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। चलिए एक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, आगे चलते हैं। तो बेटा 3 तरीके की बॉटल बनाता है, 3 लीटर, 1.5 लीटर, 600 ml। द प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन बैचेस। सर बैचेस के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। द 5000 लीटर कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एट 90 किलोवाट पर आवर। बेटा जो इनका प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 5000 लीटर, मतलब एक बार ये 5000 लीटर ही बनेगी, और सर 90 किलोवाट पर आवर हमारी बिजली कंज्यूम होती है। अ बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। बेटा एक बैच को कंप्लीट होने में लगता है 1 घंटा 45 मिनट। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम। बेटा एक बारी में एक ही साइज के प्रोडक्ट बनेंगे, या तो 3 लीटर बना लो, या 1.5 लीटर बना लो, या फिर 600 ml बना लो, लेकिन एक ही साइज बनाना है एक बारी में, ऐसा नहीं है अलग अलग साइज लगा दो, ठीक है। द मशीन सेटअप टेक 15 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। मशीन सेटअप में सर 15 मिनट लग जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द सेटअप कंजम्पशन इज ओनली 20%। मतलब बेटा जो बिजली का कंजम्पशन आपका 90 किलोवाट होता है बिजली चलते, मशीन चलते हुए, ठीक है, वो जो 15 मिनट सेटअप में उसमें खाली उसका 20% जाता है। चलिए, द करंट प्राइस ऑफ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल आर 150, 90 और 50 रुपीज। बेटा ये कोल्ड ड्रिंक के आपको प्राइसेस दे रखे हैं। टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ बेवरेज 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W एंड 25 ml ऑफ मटेरियल C आर रिक्वायर्ड। बेटा 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में आपका 14 लीटर लगता है रॉ मटेरियल W, जो कि हम पानी की बात कर रहे हैं, और 25 ml लगता है मटेरियल C, जो कि हम फ्लेवर की या कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। विच कॉस्ट, बेटा जिसकी कॉस्ट है, पानी की है 98 यानी कि 50 पैसा, और सर जो फ्लेवर है उसकी कॉस्ट है 1000 पर लीटर। दोनों की पर लीटर कॉस्ट दे रखी है, ठीक है जी। तो हमें पता चल जाएगा सर रॉ मटेरियल कितना लगेगा एक बॉटल में। 20 डायरेक्ट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। द वर्कर्स आर पेड 880 रुपीज फॉर 8 hours शिफ्ट ऑफ वर्क। बेटा 20 वर्कर्स हमारे रहते हैं कंपनी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, और उन्हें हम 880 रुपये देते हैं 8 घंटे की। एवरेज पैकेजिंग कॉस्ट पर बॉटल है 3 रुपये। बेटा हर बॉटल को पैक करने की कॉस्ट 3 रुपये आती है। पावर कॉस्ट इज 7 रुपीज पर किलोवाट आवर। बेटा हमने देखा था जो अगर 90 किलोवाट अगर ये 1 आवर में कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 किलोवाट की 7 रुपये खर्चा आता है। अदर वेरिएबल कॉस्ट, बेटा 30,000 पर बैच हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है सर 4 करोड़ 90 लाख पूरे साल की जो दे रखी है। होल्डिंग कॉस्ट है बेटा 1 बॉटल पर एनम, 1 रुपये पर बॉटल पर एनम हमारी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट आती है। द मार्केट टीम हैज सर्वेड द फॉलोइंग डिमांड बॉटल ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा लार्ज हमारी 3 लाख आएंगी डिमांड, मीडियम की हमारी 7.5 लाख डिमांड आएगी, और स्मॉल की 20 लाख डिमांड आएगी। ये मार्केट सर्वे ने बता रखा है। तो हमें मैन्युफैक्चर भी कितनी करनी पड़ेगी सर? इतनी करनी पड़ेगी। पूछा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस पर बैच एंड ऑल्सो कंप्यूट EBQ। वो कह रहे हैं आप इसकी पर बैच हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, उसके बाद हमें EBQ बताइए। सबसे पहले बेटा हमें इसकी लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए बैच की कॉस्ट निकालने की। सबसे पहले हम देखेंगे सर बैच में कितनी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी प्रोसेस्ड इन अ बैच। बेटा 5000 लीटर हम बना सकते हैं एक बारी में, तो कितनी बॉटल बनेंगी हम देखते हैं। बेटा अगर लार्ज की बात करें तो 3 लीटर की एक बॉटल है, 5000 लीटर हम बना सकते हैं, तो ओवरऑल एक बारी में हम 166 मतलब 1666 बॉटल बना सकते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें तो बेटा 1.5 लीटर की एक बॉटल होती है, टोटल 5000 लीटर हमारी कैपेसिटी है, तो हम एक बारी में 33 बॉटल्स बना सकते हैं। और स्मॉल की बेटा 0.6 लीटर कैपेसिटी एक बॉटल की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 5000 लीटर है, तो हम 8333 बॉटल बना सकते हैं। मतलब एक बैच के अंदर अगर मैं लार्ज बॉटल बनाऊं तो इतनी बनेगी, मीडियम बनाऊं तो इतनी बनेगी, स्मॉल बनाऊं तो इतनी बनेगी। तो हमने सर बता दिया एक बैच के अंदर कितनी बॉटल बनने वाली है। अब हम देखते हैं सर हमें कितने बैचेस रन करने पड़ेंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक बैच में इतनी बनेगी, पूरे साल में मुझे 3 लाख चाहिए, तो कितने बैच रन करने पड़ेंगे। बेटा लार्ज बॉटल के लिए मुझे 180 बैचेस रन करने पड़ेंगे, मीडियम बॉटल के लिए मुझे 225 बैचेस रन करने पड़ेंगे, स्मॉल बॉटल के लिए मुझे 240 बैचेस करने पड़ेंगे। कैसे निकाला सर हमने, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई बॉटल्स पर बैच। ठीक है जी सर, ये भी हो गया हमारा काम। और क्या हमें चाहिए सर, और क्या चाहिए हमें सर, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल W एंड मटेरियल C रिक्वायर्ड टू मीट डिमांड। बेटा कितना हमें मटेरियल W और मटेरियल C चाहिए,
बॉटल वाइज वो हम देख लेते हैं। बेटा लार्ज बॉटल बन रही है 3 लाख, उसकी कैपेसिटी कितनी है 3 लीटर, तो टोटल हमें 9 लाख लीटर कोल्ड ड्रिंक बनानी है। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में वहाँ से 14 लीटर लगता है मटेरियल डब्लू, तो हमें टोटल मटेरियल डब्लू कितना चाहिए 1,26,00,000 लीटर। एक की वैल्यू कितनी है, अच्छा अभी हमने खाली क्वांटिटी निकाल रखी है। ऐसे ही बेटा मैंने मीडियम की क्वांटिटी निकाल दी 1,57,50,000 चाहिए, और स्मॉल की क्वांटिटी निकाली हमने 1,68,00,000। तो हमें पता चल गया मटेरियल डब्लू तीनों कैटेगरी ऑफ बॉटल्स में कितना कितना चाहिए। ऐसे ही बेटा मैंने मटेरियल सी भी निकाल दिया। 25 ml चाहिए होता है हमें सर 1 लीटर बनाने में, तो बेटा टोटल हमें चाहिए 22,500 लीटर। ऐसे ही सर हमने टोटल इसका निकाल लिया कि हमें मटेरियल सी कितना चाहिए, जो कि आप कलर या फ्लेवर होता होगा। नेक्स्ट निकालते बेटा पावर कंजम्पशन कितना होगा। बेटा नंबर ऑफ बैचेस हमने ऊपर निकाले थे, कितने आवर्स चलेगी हमारी मशीन, सर आवर्स चलेगी 1 आवर 45 मिनट्स। तो बेटा 1 आवर 45 मिनट्स को आप कभी भी 1.45 मत लिख देना, 1 आवर 45 मिनट्स होता है मतलब 1.25 घंटे, 1 घंटा और दूसरे घंटे के 3 क्वार्टर मतलब 1.75, ठीक है जी। तो 1.75 आवर्स हमारी सर मशीन चलेगी। बैच है 180, तो टोटल मशीन कितनी चलेगी 315 घंटे। ऐसे ही बेटा यहाँ पे चलेगी टोटल मशीन 393.75 घंटे, और यहाँ पे चलेगी 420 घंटे। आप कहोगे सर सेटअप टाइम के लिए भी तो चलेगी, उसका अलग से निकालेंगे अभी, ठीक है। बेटा 90 किलोवाट पर आवर कंजम्पशन होगा, तो हमने आर इंटू पर आवर कंजम्पशन करके पावर कंजम्पशन निकाल लिया टोटल, ठीक है। और बेटा इस कंजम्पशन को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ बैचेस से, तो आप देखोगे आपका पर बैच कंजम्पशन आ गया तीनों में सेम, क्योंकि सर तीनों में सेम ही टाइम चलेगी हमारी मशीन, तो तीनों का पर बैच कंजम्पशन भी सेम आ जाएगा। अब बात करते हैं सेटअप की। बेटा 1/4 आवर लगेगा हमारा सेटअप में, तो नंबर ऑफ बैचेस इंटू 15 मिनट हमने कर दिया, तो टोटल आवर्स कितने आ गए 45, 56.25, 60। पावर कंजम्पशन बेटा इसमें कितना होगा 90 नहीं, 90 का 20% होगा, यानी कि 80 किलोवाट पर आवर, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल पावर कंजम्पशन कितना चाहिए वो निकाल दिया, तो हमारा बेटा पर बैच कंजम्पशन कितना आ गया 4.5, 4.5, 4.5। अगेन सेम क्यों है, क्योंकि सर तीनों में ही 15 मिनट सेटअप टाइम हमें लगेगा। चलिए जी, अब हम देखते हैं सर हमें मैन शिफ्ट कितनी रिक्वायर्ड है। बेटा 180 बैच चलने हैं, लार्ज के 225 चलने हैं, मीडियम के स्मॉल के चलने 240। बेटा आज कितने रिक्वायर्ड है सर, तीनों में 2 घंटे लगेंगे, हमारा सेटअप टाइम भी लगेगा और हमारा वो प्रोडक्शन टाइम भी लगेगा, तो तीनों में 2 घंटे लगने हर एक बैच में। तो हमने कहा ये टोटल आज हमें इतने रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक मैन शिफ्ट में सर एक बंदा 8 घंटे काम करता है, तो इसको हमने जब डिवाइड बाई 8 करा तो हमने कहा भाई 45 मैन शिफ्ट चाहिए हमें, यहाँ पे 57 मैन शिफ्ट चाहिए, यहाँ पे 60 मैन शिफ्ट चाहिए, और हमने टोटल मैन शिफ्ट निकाल दी बेटा पर बैच। टोटल मैन शिफ्ट निकाल दी बेटा हमने, क्योंकि 20 वर्कर्स लगते हैं एक बारी में, तो बेटा 900, 1140, 1200। तो हमने सर टोटल मैन शिफ्ट निकाली कितनी कितनी हमें लगेंगी बॉटल्स बनाने में। तो बेटा अभी तक हमारे वर्किंग नोट्स चल रहे थे, ठीक है, अभी तक हमारे वर्किंग नोट्स चल रहे थे। तो सोचिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा आपको और आपने ना कर रखा होगा तो आप कितने कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो बेटा अभी तक हमारे सिर्फ चल रहे थे वर्किंग नोट्स। अब हम आ जाते सर प्रॉफिट की कंप्यूटेशन पे। सबसे पहले आते सर कितनी कितनी हमारी डिमांड है, उसके साथ सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी तीनों की सेल आ जाएगी। तीनों में कितना वाटर लगेगा सर, हमने ऊपर नोट में लगा रखा था, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर तीनों में कितना मटेरियल सर लगेगा, वो हमने वर्किंग नोट 3 में निकाल रखा था, उसकी सर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा वेजेस कितनी मैन शिफ्ट लगेंगी वो हमने ऊपर निकाल रखा था, उसकी सर पर शिफ्ट की कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा पैकिंग कॉस्ट हर बॉटल की 3 रुपये, तो जितनी नंबर ऑफ बॉटल्स है इंटू 3 रुपीज़। पावर कॉस्ट बेटा ऊपर हमने निकाल रखा था कितने हमारे किलोवाट आवर लगेंगे, उसको हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बेटा सेटअप टाइम में कितने किलोवाट आवर लगेंगे वो हमने ऊपर निकाल रखा था, उसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अदर वेरिएबल कॉस्ट बेटा बताया है 30,000 रुपये पर बैच है, तो जितने नंबर ऑफ बैचेस हैं उसको इंटू 30,000 कर दिया, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा इस तरीके से हमारी आ चुकी है बैचेस के लेवल पे। हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया बेटा बैचेस के लेवल पे, फिक्स्ड कॉस्ट हमने माइनस कर दी टोटलिटी में, और हमारा टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 2,82 लाख। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा 10,32 लाख हमारी सेल है, और हमारा प्रॉफिट है 2,82 लाख। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो बेटा इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है।
जो बात करता था कि भैया प्रॉफिट निकाल दो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस पर बैच। फिर वो कह रहा है कि भैया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और बता दो हमें, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल देते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए सर? डिमांड, सेटअप टाइम और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है सर? तीनों केस में 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर सेटअप कॉस्ट कितनी है? सेटअप कॉस्ट बेटा एक तो हमें दे रखी है 30,000 पर सेटअप, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है, प्लस सर जो सेटअप में बिजली जाती है हमारी एक सेटअप करने में, वो 31.50 रुपीज़ की जाती है। तो टोटल सेटअप की कॉस्ट कितनी आ गई सर? वो भी हमें पता चल गया। कितनी इनकी एनुअल डिमांड है सर? वो हमें दे रखी है। तो तीनों का हमने EBQ अलग अलग निकाल दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमने सर तीनों के लिए अलग अलग निकाल दी है कि अगर लार्ज बनाऊंगा तो सबसे सस्ता कब पड़ेगा, मीडियम बनाऊंगा सबसे सस्ता कब पड़ेगा, स्मॉल बनाऊंगा तो सबसे सस्ता हमें कब पड़ेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन 10 नंबर से कम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको करने में आपको अच्छे से 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर आराम से करना जरूरी क्यों होता है? कंप्यूटेशन एरर ना हो जाए। ठीक है जी, तो बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है और इसके साथ हमने पूरा बैच कॉस्टिंग खत्म कर लिया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो किसी बच्चों को अगर बैच कॉस्टिंग में डाउट है तो मुझसे पूछ ले। ये वाला क्वेश्चन सर हमें आज जरूर प्रैक्टिस करना है लिख के, बिना सॉल्यूशन देके, जिससे आपको पता चल जाए यार कैसे फ्लो है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका है आपको, और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस चलिए जी, चलिए अब हम चलते हैं सर जॉब कॉस्टिंग की तरफ। अब बेटा देखो क्या है, मैंने जैसे बताया इस इन दोनों टॉपिक के अंदर, जॉब और बैच कॉस्टिंग के अंदर हमारा कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो फोकस रखते हैं कि हमारे साथ क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर जॉब कॉस्टिंग की। जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं बेटा। जॉब कॉस्टिंग का सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टेलर। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं लुई विटॉन। ये लुई विटॉन तो ज़्यादा हो गया, लुई फिलिप ले लेते हैं, चलो। ठीक है बेटा, लुई फिलिप क्या आपके घर पे आके आपका मेजर लेता है? नहीं सर, वो बल्क में शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर देता है। वो सर बल्क में शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर देता है। ठीक है, टेलर क्या करता है सर? वो हर बंदे के हिसाब से अलग अलग बनाता है। यहाँ पे सर 36 वेस्ट है तो 36 ही मिलेगी वो। टेलर बेटा आपकी वो 36.5 भी कर सकता है, 36.25 भी कर सकता है, कैसी भी कर सकता है। ठीक है, तो सर जो जॉब कॉस्टिंग है वो स्पेसिफिक टू कस्टमर होती है। यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। जबकि सर जो हमारी बल्क प्रोडक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और आपकी कहे तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है, वहाँ पे सर क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होते हैं। जॉब कॉस्टिंग में सर हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारी कस्टमर की मर्जी है वैसे करना है। ठीक है, अब सर इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपसे सिंपल से कहा जाएगा भैया हमारी एक ये जॉब है, इस जॉब की कॉस्ट बता दो, इस जॉब की कॉस्ट बता दो। अब आपको होगा सर जॉब की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपको क्या दे रखा होगा? पूरी कंपनी का, पूरी कंपनी का डेटा दे रखा होगा, टोटल कंपनी डेटा दे रखा होगा आपको। आपको उसे अपनी जॉब पे एलोकेट करना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताओगे, आप उसी से क्वेश्चन समझ जाओगे। एग्जांपल 1 ले लेते हैं बेटा। एक कंपनी है जिसका मटेरियल है पूरे साल का कंजम्पशन 1 करोड़, लेबर है 40 लाख, ओवरहेड्स हैं 20 लाख। ठीक है, ये आपको एक कंपनी का डेटा दे रखा है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे एक जॉब की कॉस्ट निकाल के बताओ, एक जॉब की कॉस्ट निकाल के बताओ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 1 लाख kg है। ठीक है, और लेबर है मान लीजिए मेरी 20,000 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा दे रखा है। अब मैंने कहा यार एक जॉब है मेरी, उसमें मेरा मटेरियल लगा है 50 kgs, मटेरियल लगा है 50 kgs, लेबर लगी है मेरी 20 आवर्स, और ओवरहेड जो हैं वो हमारे किसके बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं? बेसिस लेबर आवर्स।
ठीक है, बेसिस लेबर आज सर हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं। अब बेटा इसकी आप मुझे फटाफट कॉस्ट निकाल के बताएंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आनी है। मटेरियल इसमें कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, ओवरहेड कितना लगेगा, तीनों मुझे फटाफट निकाल के बता दे सही बच्चे। चलिए जी, चलिए फटाफट बताएं सर, इसमें मटेरियल कितने रुपए का लगने वाला है। ये आपको बेटा पूरी कंपनी का डेटा दे रखा है, आपसे पूछा है इस जॉब की कॉस्ट निकालो। इस जॉब में मटेरियल लगा है 50 किलो, लेबर लगी है 20 आवर्स और ओवरहेड होने का लेबर आवर्स के बेसिस पे निकालने हैं। फटाफट बताएं बेटा कितना मटेरियल लगेगा इसके अंदर। और बेटा सारे क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस करने बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। तो मेरी हर क्लास में रिक्वायरमेंट होती है कि आप सारे क्वेश्चन बिना लिखे, बिना देखे लिख के प्रैक्टिस करें। चलिए जी फटाफट बताएं कि सर इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। चलिए जितने आप लोग निकाल रहे उतने मैं भी निकाल लेता हूं। बेटा देखो मटेरियल पर केजी हमारी कॉस्ट कितनी है सर, पर केजी है 1 करोड़ डिवाइड बाई 1,00,000 100 रुपए। लेबर आज हमारे साथ पर आर की कॉस्ट कितनी है 200 रुपए। और बेटा अगर ओवरहेड को मैं पर लेबर आर पे कंप्यूट करूं तो ये हमारा आएगा 20 लाख डिवाइड बाई 200, 20 लाख डिवाइड बाई 20,000 100 रुपए, ठीक है जी। तो हमने सर पर यूनिट खर्चा निकाल लिया है। अब मैं बात करूं सर मटेरियल, सर 50 किलो लगा है 100 रुपए के हिसाब से लगा होगा, 20 घंटे लगे हैं सर 200 रुपए के हिसाब से लगे होंगे, ओवरहेड भी सर 20 घंटे के लगे, एब्जॉर्प्शन रेट है 100 रुपए, तो 100 रुपए के हिसाब से लगे होंगे। तो कितना आ गया टोटल सर 5,000, 4,000, 2,000, तो टोटल आ गया 11,000। तो बेटा बस जॉब कॉस्टिंग हमारा इतना ही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट मुझे बताई है मोहित ने 11,000 बिल्कुल ठीक बताई। तो बेटा जॉब कॉस्टिंग हमारा सिंपल इतना ही आता है कि भैया पूरे कंपनी की हमारी ओवरऑल चीजें दे रखी होंगी और आपसे एक जॉब की कॉस्ट निकालने को कहा होगा, ठीक है। इसके भी बेटा 2-3 बड़े अच्छे क्वेश्चन है जो हम करेंगे प्रैक्टिस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। SM मोटर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो कंपोनेंट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 1920। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मटेरियल का, ठीक है, पूरे साल का सर SM मोटर का पूरा दे रखा है कंप्लीट। ओपनिंग मटेरियल दे रखा है, क्लोजिंग मटेरियल दे रखा है, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, एडमिन ओवरहेड दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है पूरे कंपनी का एक साथ। ड्यूरिंग द FY 2021 द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर वेयर इट इज एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर विल बी 80 लाख एंड 40 लाख 50,000। वो कह रहे हैं एक ऑर्डर आया एक कंपनी से जिसमें हमारी मटेरियल कॉस्ट लगी 80 लाख, लेबर कॉस्ट लगी 40 लाख 50,000। मतलब सर उस जॉब पे कितनी मटेरियल है और कितना लेबर है वो भी कंपनी ने बता रखा है, ठीक है। द कंपनी चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। वो कह रहे हैं कि भैया जो कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करती है ना वो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे करती है, और जो एडमिन ओवरहेड चार्ज करती है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे करती है, ठीक है। तो उन्होंने दोनों के बेसिस बता दिए, मटेरियल लेबर आपको दे दिया है उस जॉब से रिलेटेड, और फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड को निकालने का तरीका बता दिया है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट एट कस्टमर प्रीमाइसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 4,50,000। सर जो हमने डिलीवरी ओवरहेड करें, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करें वो हमारे 4.5 लाख के। उन्होंने क्या आपको क्या करना है, कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। वो कह रहे हैं सबसे पहले आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल दो। कौन कौन से ओवरहेड है, एक फैक्ट्री ओवरहेड है, दूसरा एडमिन ओवरहेड है। फिर वो कह रहे हैं जॉब शीट बनाओ, जॉब की कॉस्ट शीट बनाओ जो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, और बताओ कितना प्राइस कोट करें अगर हम 25% सेल पे कमाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आएगा। बहुत सिंपल है, फटाफट मुझे निकाल के बताएंगे सर फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट। सोनू निगम लग रहा है हमारी क्लास में पहली बार आए हैं। बेटा आप पीछे गए आके सारे चैप्टर देखो, आपको पता चल जाए किस लेवल पे पढ़ाया जाता है। चलिए फटाफट बताइए बेटा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है।
कौन बताएगा सबसे पहले सर? हर बार तो अनु बताती है, इस बार देखते हैं कौन बताता है। राकेश, अनु, मोहित। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट क्या बोला है? द कंपनी चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर सर हम ओवरहेड रिकवर करते हैं। बेटा डायरेक्ट लेबर कितनी है हमारी? 90,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 30,80,000। तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आ जाएगा? 30.80 डिवाइड बाई 90.50 सिंपल। ठीक है जी, 30,80,000 डिवाइड बाई 90,50,000, 34.033 समथिंग। ठीक है जी, इतना हमारा सर फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा। दूसरा वो कह रहे हैं एडमिन ओवरहेड, वो किस पे निकलता है सर? फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। बेटा फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपके साथ में आते हैं ओवरहेड्स भी। ठीक है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें सर अगर एडमिन ओवरहेड का रिकवरी परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हमें पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालिए। तो बेटा अगर आप देखो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट यार है, हमने पहले निकाली सर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने निकाला मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मटेरियल। ये हमारा मटेरियल कंज्यूम आ गया। डायरेक्ट लेबर हमने, अभी भी हम जॉब पे नहीं आए हैं, अभी हम पूरी कंपनी लेवल पे टोटल मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए टोटल, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है। तो अब हम बेटा एडमिन ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल सकते हैं, जितने हमारे एक्चुअल एडमिन ओवरहेड लगे, जो कि हमारे 20,50,400 डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट। तो बेटा हमारे एडमिन ओवरहेड की रिकवरी रेट आ गया है 6.91। अब हमारे पास सर जॉब से रिलेटेड एडमिन ओवरहेड रिकवरी रेट है, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमें दे रखी है, हम जॉब की कॉस्ट निकाल देंगे। तो बेटा जॉब की कॉस्ट हम देखा, मटेरियल और लेबर हमें दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड हमने 34% ऑफ लेबर हमने लगा दिया है, टोटल मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। एडमिन ओवरहेड बेटा 6.91% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट हमने लगा दिया है, तो मेरी एडमिन ओवरहेड आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने सर 4.5 लाख ऐड कर दी, टोटल कॉस्ट मेरी ये आ गई है 1,48,00,000। अब क्वेश्चन ने कहा भाई 25% सेल पे कमाना है, यानी कि 1/4 ऑफ सेल है तो 1/3 ऑफ कॉस्ट मान के मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, और हमारा सर सेल प्राइस आ गया 1,97,39,000। तो बेटा इसी तरीके का आपका क्वेश्चन आने वाला है, सबसे ज़्यादा इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं था, हमने सर कंपनी के डेटा के बेसिस पे रिकवरी रेट निकाले और उसे जॉब में लगा दिया। ठीक है जी, तो बेटा यही हमारा बेस क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन सर जो है वो मेनली मटेरियल से रिलेटेड है, मतलब जॉब के अंदर उन्होंने मटेरियल थोड़ा सा मिक्स करके दे दिया है, तो उसको देखने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को भी डाउट है तो मुझसे फटाफट पूछ सकता है। अगर कोई भी पार्ट, कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी कंसेप्चुअल आपको कहीं भी दिक्कत हो तो। एनी इशू इन क्वेश्चन नंबर 4 तो मुझे फटाफट बताइए, फिर हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा चैप्टर है सर जॉब एंड बैच, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस हमें देखने क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल पे सब कुछ हमारा पड़ा हुआ है, हमें पता है सर एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमें पता है कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, सब चीज़ें पता है हमें, बस हमें देखना क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और बेटा जॉब एंड बैच की अगर मैं बात करूँ, दोनों को मिला के 5 नंबर का आ ही जाता है, मतलब पिछले 12 अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी 10 नंबर का आया हुआ है, वो जॉब कॉस्ट का आता है। बैच का हमेशा सर 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉप फ्लो सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 303। कोई बेटा एक जॉब नंबर है 303, एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं, उसका सर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कह रहे हैं। उसने कहा भाई मटेरियल लगता है उसमें 70 रुपये का उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, डायरेक्ट वेजेस लगती हैं 18 आवर्स, 2.5 रुपये के हिसाब से 45 रुपीज़। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट एक्स की 8 आवर्स हैं, डिपार्टमेंट वाई के 6 आवर्स हैं और डिपार्टमेंट जेड के 4 आवर्स हैं, मतलब सर इन टोटल ये 18 आवर्स हैं। और डायरेक्ट वेजेस आती है हमारे 2.5 रुपये के हिसाब से, तो हमने 45 रुपीज़ वेजेस के ऐड कर रखे। चार्जेबल एक्सपेंसेस उन्होंने 5 रुपये ऐड कर रखे। अभी बेसिस क्या कुछ नहीं बताया, इन्होंने कहा 120 रुपये की टोटल कॉस्ट आ गई, 40 रुपये का हमने कुछ और ऐड कर दिया है और 160 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है। चलिए, एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब पूरे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, उसका एनालिसिस करना है। बेटा 2.5 लाख की सेल है, इसके अगेंस्ट 1.5 लाख का हमारा मटेरियल यूज हुआ है। डायरेक्ट वेजेस तीनों डिपार्टमेंट की मिला के 30,000 का ही है।
स्पेशल स्टोर आइटम हमारे 4,000 रुपये के लगे हैं। ये कहाँ पे जाते हैं सर? चलिए देखते हैं अभी। ओवरहेड्स बेटा हमारे टोटल लगे हैं 16,000 रुपये के। तो टोटल हमारी जो वर्क कॉस्ट है वो 2 लाख की आ गई। 2 लाख की कैसे सर? इन सबको ऐड करके। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रखा है, इसको इग्नोर कर दीजिए, हमें चाहिए नहीं। और सेलिंग प्राइसेस है बेटा हमारे 20,000 के। नेट प्रॉफिट आगे 30,000। तो ये पूरे कंपनी का पीएनएल दे रखा है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट्स फॉर द 3 डिपार्टमेंट आर सिमिलर। तीनों डिपार्टमेंट के सर आर्ली रेट सिमिलर है। वो तो हमें ऊपर बोल ही रखा था सर, तीनों डिपार्टमेंट के लेबर आर्स मिला के 2.5 लगा रखा था। इन्होंने क्या भी है, एक कॉस्ट शीट हमें बनानी है, जॉब की कॉस्ट शीट। उसमें हमें सर करंट फाइनेंशियल के रेट यूज करने हैं। मतलब ओपनिंग में सर कुछ भी इन्होंने रेट यूज कर रखे हैं उन्हें इग्नोर करो, करंट फाइनेंशियल ईयर के रेट यूज करो। और थर्ड उन्होंने बोला है कि 20% हमें प्रॉफिट ऐड करना है टोटल कॉस्ट पे। ठीक है, तो इस केस में हमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। कैसे बनेगी देख लेते हैं फटाफट। सर मटेरियल 70 रुपए के थे, 70 रुपए के ही रहेंगे। लेबर 45 की थी, 45 के रहेंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा 5 रुपए के जोड़ रखे थे, वो एज इट इज रहेंगे। अब बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड बेटा आपको बता नहीं रखा किस बेसिस पे एब्जॉर्व करने हैं, तो आप किस पे एज्यूम करोगे? बेटा मैं होता तो सबसे पहले डायरेक्ट लेबर पे एज्यूम करूंगा। ठीक है, मैंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जब हमने सीखा था चैप्टर में, तब भी हमने सर ये चीज सीखी थी कि ओवरहेड आपको जब भी एब्जॉर्व करने सबसे पहले कोशिश करें आप मशीन आर्स या लेबर आर्स पे करें। मशीन आर्स तो है नहीं यहाँ पे, तो सर हम लेबर आर्स पे करेंगे। लेबर आर्स भी नहीं है तो हम लेबर अमाउंट पे कर लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, तीनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, जो कि हमारा 50%, 75%, 25%। कैसे निकला? अगर आप इन्हें पीएनएल देखेंगे तो 5,000 डिवाइड बाई 10,000 50%, 9,000 डिवाइड बाई 12,000 75%, 2,000 डिवाइड बाई 8,000 25%। तो बेटा इस रेशो से हमने एब्जॉर्ब कर दिया है। तो 10 रुपये, 11 रुपये 25 पैसे, 2.5 रुपये। मतलब बेटा जो ये हमारी डिपार्टमेंट वाइज लेबर आई थी, इस पे हमने सर ये रेट लगा के ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए 23.75। टोटल आ गया बेटा 143.75। इसके ऊपर बेटा हमने सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। हमने कहा यार सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं? यहाँ पे आया उन्होंने, एक सेकेंड। सेलिंग एक्सपेंसेस का बेटा हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे। तो 20,000 हमारे सेलिंग एक्सपेंस है और हमारी वर्क्स कॉस्ट है 2 लाख। तो बेटा 10% की हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया। अब आपका यहाँ पे सर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि सर हमने सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के बेसिस पे क्यों नहीं निकाला। ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट आ सकता है सर हमने सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के बेसिस पे क्यों नहीं निकाला। तो बेटा मेरा भी यही आर्ग्यूमेंट है, सेल्स के बेसिस पे निकालना ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है सर, सेलिंग एक्सपेंसेस तो हमें सेल्स पे निकालना चाहिए। पता नहीं क्वेश्चन ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने इसे वर्क्स कॉस्ट पे क्यों निकाला, लेकिन अब फिलहाल जो उन्होंने निकाला हम उसी को देख के सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई 10% है एब्जॉर्प्शन रेट सेलिंग एक्सपेंसेस का। तो फैक्ट्री कॉस्ट पे हमने 10% लगा दी सेलिंग एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, तो अगेन बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा कुछ नया नहीं था। हमने पूरे कंपनी के बेसिस पे ये एब्जॉर्प्शन रेट निकाले और इनको सर ऊपर वाली कॉस्ट में जोड़ दिया है। ठीक है, दिस इज द वन थिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ कि हमें सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के ऊपर एब्जॉर्ब कराने हैं, वर्क्स कॉस्ट के ऊपर कराने का कोई लॉजिक नहीं जब तक क्वेश्चन ने बोला ना हो। और क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है, तो मुझे यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस पे लेना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस पे लेना चाहिए था, तो यह आता 8% ऑफ सेल्स। ठीक है, 8% ऑफ सेल्स आता। ठीक है, और फिर हम सर इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन ने सर वर्क्स कॉस्ट पे कर रखा है, तो आप भी मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको भी वर्क्स कॉस्ट पे करके आना है। कहीं कहीं सर देखो दुविधा होती है जो हमें इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ता है, तो मैंने आपको रिवीजन में हाईलाइट कर ही दिया है कि कहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप सेलिंग एक्सपेंसेस को भी वर्क्स कॉस्ट पे ले लेना। चलिए, तो बेटा हमारा जॉब कॉस्ट का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जॉब कॉस्ट के, जो कि बेटा क्वेश्चन है तो जॉब कॉस्ट का, लेकिन इसमें बहुत कुछ मटेरियल का हमने यूज करना है। देखते हैं कैसे, मतलब बेसिकली फ्यूजन है दो चैप्टर का। AP Limited received a job order for supply and fitting of plumbing material. Following are the details of related with the job. डायरेक्ट मटेरियल, बेटा ये वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं मटेरियल की प्राइसिंग के लिए। मतलब सर जो हमने स्टोर्स लेजर में पढ़ा था वेटेड एवरेज मेथड, वो यहाँ पे यूज होता है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5 मटेरियल का, तो 12 यूनिट 600 रुपये, 10 यूनिट 600 रुपये,
60 यूनिट 26 रुपये, 6 यूनिट 204 रुपये, 8 यूनिट 404 रुपये। 5 सामान थे सर, पाँचों को ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं। इनकी परचेजेज हुई 16 अगस्त को, 18 अगस्त को वो दे रखी हैं, और 27 अगस्त को। किसी की कभी परचेज हुई, किसी की कभी परचेज हुई। फिर सर ये जॉब पे जो इशू है, मतलब सर जो हमारी जॉब की बात हो रही है उस पर कितने कितने गए, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 34 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 30 यूनिट, 2 यूनिट, 18 यूनिट, 35 यूनिट, 30 यूनिट, सॉरी, ठीक है। तो हमारी कितने कितने गए हमारी रेस्पेक्टिव जॉब पे वो बता रखा है, ठीक है जी। फिर हमें बता रखा है डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 180 आवर्स हैं 100 रुपये पर आवर के हिसाब से, जिसके अंदर 12 ओवर टाइम आवर्स भी इंक्लूडेड हैं। 192 आवर्स हैं 70 रुपीज़ के हिसाब से, जिसके अंदर 24 ओवर टाइम आवर्स भी इंक्लूडेड हैं। ओवर टाइम्स का को कह रहे 1.5 गुना रेट दिया जाता है, यानी कि अगर 100 रुपये है तो 150 रुपये दिया जाएगा, 70 रुपये है तो 105 दिया जाएगा ओवर टाइम वाले घंटों को। ओवरहेड्स इन्होंने कह रखा है कि 26 रुपये पर लेबर आवर पे आपको अप्लाई करना है, तो ये हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। इट्स अ कंपनी पॉलिसी टू प्राइस ऑल ऑर्डर बेस्ड ऑन अचीविंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल। बेटा सेल में 25% का मार्जिन पकड़ के हमें कॉस्ट करनी है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, ठीक है। तो बेटा जितना जितना मटेरियल लगा है इसमें वो हमने कॉस्ट निकाल दिया। और कहोगे सर ये मटेरियल की कॉस्ट निकाली कैसे है, तो बेटा कंपनी फॉलो करती है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमने वेटेड एवरेज मेथड के बेसिस पे हर रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाली है। मतलब यहाँ पे सर मटेरियल चैप्टर का यूज हुआ है स्टोर्स लेजर वाले कंसेप्ट का, स्टोर्स लेजर वाले कंसेप्ट का हुआ है यूज। मैं आपको एक करके बताता हूँ। बात करते हैं कॉस्ट 15 mm PI GI पाइप। बेटा GI पाइप का आपके 10 यूनिट 660 रुपये के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक में थे। फिर बेटा आपने परचेज करे 16 अगस्त को 30 यूनिट। उससे पहले बेटा 12 अगस्त को आप 2 यूनिट इशू कर चुके थे। फिर आपने 28 अगस्त को 2 यूनिट और इशू करे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपको स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका पूरा। उसमें देखना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड से जो मैंने इशू करा है, जो मैंने क्वांटिटी इशू करी है उसका कितना प्राइस आएगा, जिसके वर्किंग नोट बने हुए हैं। तो आपने देखा होगा सारे मटेरियल के हमने इस तरीके से वर्किंग नोट बना के इनकी कॉस्ट निकाली है। तो जॉब पे हमने सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दिया। फिर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर पे। बेटा 180 घंटे 100 रुपये के हिसाब से हमने पे कर दिए, जो कि बेस रेट था। इसके अंदर 12 घंटे थे जिसपे हमने ओवर टाइम प्रीमियम दे दिया। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं, वो 180 घंटे पे पूरे 100 दे देते हैं और 12 घंटे पे 150 दे देते हैं। बेटा आपको ये नहीं करना। देखो हमारे 12 घंटे ना 180 घंटे के अंदर इंक्लूडेड थे। जो 12 घंटे ओवर टाइम के थे वो 180 घंटे के अंदर इंक्लूडेड थे। तो उस पर हम 100 रुपये तो ऑलरेडी दे चुके हैं, उस पर बस हमें ओवर टाइम प्रीमियम देना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 168 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 150 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सिमिलर मैनर में बेटा हेल्पर के भी हमने दे दिए घंटे। और ओवरहेड्स के लिए हमने क्या करा, टोटल आवर्स इंटू 26 रुपीज़ ओवरहेड का रिकवरी रेट दे रखा है। ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट आ गई। बेटा टोटल कॉस्ट आ चुकी है, इस पे हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया है और टोटल सेल प्राइस आ चुका है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें बस इन्होंने एक तड़का डाल दिया है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए। इन्होंने कहा भैया स्टोर लेजर बनाओ हर मटेरियल का, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूट को जॉब और मटेरियल दोनों क्वेश्चन एक साथ देना है तो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बेटा जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। तो बेटा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हमारा इतना ही है, इसके अलावा आपका इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। हमने समझ लिया है सर, सारे कंसेप्ट बहुत सिंपल हैं, कुछ भी नया नहीं है। एक बार मैं फटाफट आपको कंसेप्ट के नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग हम EBQ कैसे निकालते हैं वो बता रखा है। नंबर ऑफ बैचेस, जैसे हम सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं वैसे नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 बैचेस, जैसे सर हम फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालते थे वैसी फ्रीक्वेंसी बिटवीन बैचेस आ जाएगा। सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल वैसी आ जाएगी। अगर हमें कंपेयर करने दोनों सिनेरियो तो हम दोनों का सिनेरियो कंपेयर करके बता सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी सिनेरियो 1 में, सिनेरियो 2 में। कॉस्ट पर बैच अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालना है सर, हर बैच की सारी कॉस्ट कंसीडर कर लो, उसे डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है बेटा, हमें जॉब कॉस्ट बनानी है, कॉस्ट शीट बनानी है जॉब लेवल पे। हमें रिकवरी ओवरहेड रेट निकालने होते हैं। अगर नहीं दे रखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर पे मानते हैं और एडमिन ओवरहेड को वर्क कॉस्ट में मानते हैं। सप्लीमेंट्री रेट, अच्छा एक चीज़ और आती है इसमें सप्लीमेंट्री रेट के नाम से। क्या होता है, आपको जॉब शीट दी हुई होगी, जॉब शीट दी हुई होगी, उसमें क्या दे रखा होगा, भैया मटेरियल है 100 रुपये, लेबर है 50 रुपये,
ओवरहेड हैं 30 आवर्स इंटू 10 रुपये, मान लीजिए 300 रुपये, और टोटल है आपका 450 रुपये। ऐसा क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा होगा। अब आपसे कहा जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कि जो हमारे ओवरहेड्स लगे ना, जो हमारे ओवरहेड्स लगे वो कितने लगे, मान लेते हैं 12 लाख, और एक्चुअल जो लेबर आवर्स थे वो थे आपके 1 लाख। तो बेटा करंट ईयर का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ गया, तो ये आ गया 12 रुपये। हमें बजटेड में दे रखा था 10 रुपये, आया 12 रुपये, तो सर हम 2 रुपये इस पे एडिशनल और चार्ज कर देंगे। तो 30 आर इंटू 2 रुपीज़ हम और चार्ज कर देंगे, जिसे हम सप्लीमेंट्री रेट कहते हैं। सप्लीमेंट्री रेट हमने ऑलरेडी ओवरहेड चैप्टर के अंदर निकालना सीख रखा है, ठीक है। तो आप आइदर पूरे 12 रुपये से एक साथ लगा दो, या सप्लीमेंट्री रेट जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है वो लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फटाफट बताएं बेटा, किसी बच्चे को जॉब और बैच में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने कभी देखा, आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद बेटा हम चलेंगे सर्विस कॉस्टिंग के बचे हुए 5 क्वेश्चंस पे। जो हमारे कल से 5 क्वेश्चन रह गए थे, वो 5 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। चलिए जी, 1 मिनट का पॉज लूंगा, फटाफट बता दे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं है तो सर बता दे क्रिस्टल क्लियर। और ये भी बता दे सर हम आज जरूर प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बेटा आज नहीं करे तो गैप आ जाएगा, और गैप आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। आज ही करने हमें जाके ये प्रैक्टिस। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट फटाफट पूछे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, चलिए चलते हैं हम लोग सर सर्विस कॉस्टिंग की तरफ। कल हमने सर कहाँ तक कर लिया था, कल हमने करा था सर एजुकेशन वाला कर लिया था, जहाँ पे हमने सर 11th 12th में आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाला देखा था अलग अलग। नेक्स्ट इंडस्ट्री है बेटा हमारी हॉस्पिटल से रिलेटेड। देखो हॉस्पिटल में सर हम पहले समझते हैं यूनिट्स क्या होती है। देखो कॉस्ट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉस्ट आप आराम से निकाल लोगे कि एक हॉस्पिटल की क्या रनिंग कॉस्ट है, वो सारी आपको क्वेश्चन में सजा के दे रखी होगी। इसमें यूनिट समझते हैं। देखो हॉस्पिटल में सर 2 चीज़ें होती हैं, ओपीडी होता है और या फिर बंदा एडमिट होता है। ओपीडी से रिलेटेड आपके कोर्स में कुछ नहीं, सिर्फ एडमिशन की बात करते हैं, ठीक है। जब कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो हम उससे कैसे चार्ज करते हैं, पर डे चार्ज करते हैं पर बेड का, ठीक है। तो जो हमारा सर यहाँ पे कंपोजिट यूनिट बनती है वो बनती है पर डे पर बेड। मतलब सर पेशेंट ने जितने बेड ऑक्यूपाई कर रखे, ऑब्वियसली सर एक ही बेड ऑक्यूपाई करेगा, उसका एक दिन का किराया सेट होता है। कभी 5,000 होता है, कभी 4,000 होता है, कभी 2,000 होता है, डिपेंड ऑन द रूम एंड बेड, ठीक है। तो सर उसका वो पर डे पर बेड का किराया निकलता है। तो हमें सर कंपोजिट यूनिट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेशेंट इंटू नंबर ऑफ बेड्स, ठीक है। कंपोजिट यूनिट निकल जाएगी, हमारी सर टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई कंपोजिट यूनिट, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स एंड 5 more बेड्स कैन बी एडेड। बेटा एक बिल्डिंग के अंदर 35 बेड लगे हुए हैं, मतलब सर हम 35 पेशेंट एक बारी में एडमिट कर सकते हैं, और 5 बेड की खाली जगह है, 5 बेड आप ऐड कर सकते हैं, अभी पड़े हुए नहीं है, पड़े हुए खाली 35 ही हैं। चलिए, रेंट पर मंथ है बेटा इस बिल्डिंग का 75,000 रुपये, ठीक है जी। सुपरवाइजर 2 लोग हैं, 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, इनकी कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। नर्सेज हैं 4 लोग, 20,000 रुपये पर मंथ, इनकी भी सर हम कॉस्ट ऐड कर देंगे। वार्ड बॉय हैं 4 पर्सन, 5,000 रुपये पर मंथ की, सर इनकी भी कॉस्ट ऐड कर देंगे। डॉक्टर्स पेड 2.5 लाख रुपये पर मंथ, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाई देम। सर डॉक्टर को हम 2.5 लाख रुपये पर मंथ देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि हम उसे नंबर ऑफ पेशेंट और आवर्स के बेसिस पे देते हैं, ठीक है। तो भले ही सर 2.5 लाख रुपये पर मंथ दे रखा है, लेकिन इसे हम वेरिएबल कैटेगरी में डालेंगे बच्चे को। अदर एक्सपेंसेस दे रखा है सर, रिपेयर फिक्स्ड है, फूड टू पेशेंट वेरिएबल है,
अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल्स है, सर किसी का एक्सरे है, प्लास्टर है, एमआरआई है, वो सारी अदर सर्विसेज में आ गया। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल हैं, मेडिसिन वेरिएबल हैं, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 10,80,000, एडमिन एक्सपेंसेस है 10 लाख। अगेन सर एडमिन एक्सपेंसेस हमारे हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स वर ऑक्यूपाइड। 150 दिन बेटा आपके 35 बेड ऑक्यूपाई थे, एंड 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 80 डेज में बेटा 25 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ ₹100। हॉस्पिटल ने सर 750 बेड और हायर करे। आप कहोगे सर 750 बेड की तो जगह ही नहीं है। बेटा उनके पास 5 बेड की जगह है, ठीक है, उनके पास 5 बेड की जगह है, तो 250 दिन उन्होंने 5 बेड एक्स्ट्रा हायर करे हैं, तो उन्होंने उनके पास 5 बेड की जगह है, तो उन्होंने बेटा 150 दिन 5 बेड एक्स्ट्रा हायर करे हैं, तो उन्होंने सर 750 बेड एक तरीके से हायर कर लिए हैं। और हर एक बेड को हायर करने के 100 रुपये पर बेड देना पड़ता है, मतलब एक दिन में एक बेड के आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट में चली जाएगी। लेकिन जब हम सर कंपोजिट यूनिट निकालेंगे तो हमारे से 150 ऑक्यूपाई थे, 80 दिन 25 ऑक्यूपाई थे, प्लस 750 बेड्स हमारे और ऑक्यूपाई थे, क्योंकि सर कस्टमर तो वो भी हैं, उनसे भी चार्ज करेंगे, तो हमारे टोटल पेशेंट बेड्स ये निकल के आ जाएंगे। However, this does not exceed the 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 bed। वो कह रहे हैं ठीक है 5 से ज़्यादा ऊपर नहीं गए हम लोग। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। वो कह रहे हैं हम 2000 रेवेन्यू लेते हैं एक पेशेंट से, तो हमें बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे कितना होगा। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे निकलता था, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलरेडी कवर कर रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता था हमारा सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले हम सर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। डॉक्टर फीस वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है। फूड टू पेशेंट हमने डाल दिया एज इट इज, अदर सर्विस हमने एज इट इज डाल दी, लॉन्ड्री हमने एज इट इज डाल दी, मेडिसिन हमने एज इट इज डाल दी, बेड हायर चार्जेस हमने वेरिएबल में डाल दिए हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई सर 56,05,000। बेटा टोटल हमारी सेल कितनी थी हमारी थी सर, नंबर ऑफ पेशेंट ओहो ओहो सॉरी 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 बेटा, मैं लाइव में म्यूट पे रह गया, सॉरी मैंने चैट नहीं देखी, माई अपोलॉजीज माई अपोलॉजीज, सॉरी बेटा मैंने इस क्वेश्चन में चैट नहीं देखी और मैंने पूरा क्वेश्चन आपको म्यूट पे करा दिया। चलिए कोई नहीं, मैं आपको फिर से करा देता हूँ, कोई इशू नहीं।
एक्चुअली मेरे सामने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन खुली हुई थी तो मैं आपकी चैट देख नहीं पाया। कोई नहीं सर, फिर से समझ लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नो इश्यूज। श्री कह रही है बेटा लाइव नहीं है, बेटा लाइव है। मैं हर बच्चे का नाम लेके बोल रहा हूँ जो कमेंट कर रहा है, तो लाइव कैसे नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं सर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में होता क्या है। बेटा दो होते हैं आपके हॉस्पिटल में, एक होता है ओपीडी, जैसे आप डॉक्टर को नॉर्मल दिखाने जाते हो, कंसल्टेशन वगैरह। एक होता है सर एडमिट होना, ठीक है। तो एडमिट वाला हमारा कोर्स में, ओपीडी वगैरह वाला हमारा कोर्स में कभी नहीं आया, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। एडमिट वाले पे सीधे बात करेंगे। अब हमें क्या करना होगा सर, टोटल हॉस्पिटल के कॉस्ट निकालनी होगी, डिवाइड करना होगा सर पेशेंट डेज से। मतलब सर कितने पेशेंट कितने दिन हमारे पास रहे, तो इससे कंपोजिट यूनिट कैसे निकलेगी, कंपोजिट यूनिट कैसे निकलेगी इसमें सर, नंबर ऑफ पेशेंट इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। कंपोजिट यूनिट निकलेगी बेटा सर नंबर ऑफ पेशेंट इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने पेशेंट मेरे कितने दिन रहे, उस हिसाब से सर मैं कॉस्ट निकाल दूंगा। नंबर ऑफ पेशेंट को बेटा हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बेड भी, कि भाई जितने बेड होंगे उतने तो पेशेंट होंगे। ऐसा तो नहीं है सर एक बेड पे दो दो पेशेंट लेटा रखे हो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा होता नहीं है, तो जितने बेड उतने पेशेंट। चलिए अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो बेटा बेस फंडा सिंपल है, हमें कॉस्ट निकालनी है, नीचे हमें कंपोजिट यूनिट निकालनी है। कंपोजिट यूनिट हॉस्पिटल के केस में कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ बेड इंटू नंबर ऑफ डेज। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी रन्स अ क्रिटिकल यूनिट इज अ हायर्ड बिल्डिंग, इनके सर 35 बेड है बिल्डिंग में और 5 की जगह है, मतलब बिल्डिंग के अंदर 35 बेड है, 5 बेड की जगह खाली पड़ी है, उसमें बेड नहीं भरे अभी। रेंट देते हैं सर 75,000 रुपये, फिक्स खर्चा हो गया। सुपरवाइजर की सैलरी है बेटा, फिक्स खर्चा हो गया। नर्स की सैलरी है, फिक्स खर्चा हो गया। वार्ड बॉयज़ की सैलरी है, फिक्स खर्चा हो गया। डॉक्टर्स को सर हम 2.5 लाख रुपये देते हैं, बट पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय टाइम। मतलब सर उनका 2.5 लाख रुपये पर मंथ बनता है, लेकिन है ये वेरिएबल नेचर का, क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है, ठीक है जी। रिपेयर्स आपकी फिक्स्ड है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। फूड्स टू पेशेंट वेरिएबल है, अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल है, जैसे आपके सर एमआरआई सीटी स्कैन ये सब चीज़ें होती हैं, एक्सरे वगैरह। लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है, मेडिसिन वेरिएबल है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है बेटा आपके, एडमिन एक्सपेंसेस है बेटा आपके 10 लाख के, ये फिक्स्ड होते हैं। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। मतलब सर 150 दिन हमारे 35 बेड ऑक्यूपाई रहते हैं, तो पेशेंट डेज कैसे आएंगे 150 इंटू 35। सर 80 डेज हमारे सिर्फ और सिर्फ 25 बेड ऑक्यूपाई रहते हैं, तो सर 80 इंटू 25 हमारे पेशेंट डेज आ जाएंगे। और द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 100 रुपीज पर बेड पर डे। सर इन्होंने 750 बेड और हायर करे हैं। आप कहोगे सर 750 की तो जगह ही नहीं है, बेटा 750 इन टोटलिटी, तो एक मतलब 150 बार इन्होंने 5 बेड और हायर करे हैं, कहना चाह रहे हैं। तो हमने सर 750 पेशेंट बेड्स और करे हैं हायर। तो टोटल अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे साथ 2000 पेशेंट बेड्स ये हो गए, 750 ये हो गए, और 150 इंटू 35 कितने होते हैं 5 to 50 हो गए। तो टोटल बेटा हमारे 8000 पेशेंट डेज आ चुके हैं। तो हमें सर डिनोमिनेटर मिल गया है, न्यूमरेटर सर हमारे पास सारी कॉस्ट दे रखी है, वो जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर हम ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है सर। 2000 रुपये पर डे हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, तो हमें सेल प्राइस दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट हम इस डेटा से निकाल लेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन पर कस्टमर पर पेशेंट डे आ जाएगा। और सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट भी सिंपल है बेटा, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट, तो हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट भी और ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने निकाल ली सेल बेटा, 8000 हमारे पेशेंट डेज थे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2000 पर पेशेंट से, तो 1,60,00,000 रुपये हमारा सेल्स आ गया। जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, डॉक्टर फीस, फूड टू पेशेंट, अदर सर्विसेज टू पेशेंट, लॉन्ड्री चार्जेस, बेड हायर चार्जेस, वो सब बेटा हमने वेरिएबल में डाल दिए। हमारे साथ जो रेंट, सुपरवाइजर, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, रिपेयर्स, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सब हमने फिक्स्ड में डाल दिए। तो बेटा मेरा टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड बाई 8000 करूंगा तो मेरा पर पेशेंट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये बेटा मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसको मैंने लेस करा तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा,
फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा अपने कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट से, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल जाएगा विच इज 3741 पेशेंट्स। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे हमने ये चीज़ कैसे सॉल्व करी है, ये कैसे करा। आपको बेटा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद याद दिलाता रहूँगा ढीठ बन के। ठीक है जी। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है मुझसे फटाफट पूछ ले, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आती है सर हमारी होटल इंडस्ट्री। चलिए, आप लोग सबको घूमने का तो शौक हो गई, ठीक है, तो आप लोग होटल बुक कराते होंगे। तो होटल वाले सर अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आपके ऊपर वो रूम वाइज कैसे चार्ज करते हैं, वो हम समझेंगे इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से। दो क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं होटल से रिलेटेड, क्योंकि बेटा होटल थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए, पहले हम समझते हैं सर हमारा बेस क्या है। बेस हमारा वही है सर, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स कैसे निकलेंगी सर, इसमें भी कंपोजिट यूनिट निकलेंगी। कैसे सर, नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स हैं, इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपके पास 500 रूम है और 100 दिन आपका होटल खुलता है, मतलब आपके पास 50,000 रूम डेज हैं। 50,000 रूम डेज हैं, मतलब 50,000 दिन का आप किराया चार्ज कर सकते हो अलग अलग रूम का। तो कॉस्ट निकालेंगे, कंपोजिट यूनिट्स निकालेंगे और पर यूनिट हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखते सर क्वेश्चन क्या है इसमें। सर अब बेटा होटल के अंदर अलग अलग रूम भी होते हैं, तो वो भी एक ट्विस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अ कंपनी रन्स अ हॉलिडे रूम फॉर दिस पर्पज, इट वाज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। बेटा एक बिल्डिंग ली है 10,000 रुपये किराए पे, अलॉन्ग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। मतलब सर जो बिल्डिंग को आप रेंट दोगे 10,000 का, साथ में उसे 5% ऑफ सेल्स भी दोगे, तो दो कॉस्ट हो गई हमारी, एक हो गई 10,000 रुपये फिक्स्ड और 5% हो गई हमारी वेरिएबल। इट हैज़ 3 टाइप ऑफ स्वीट्स फॉर इस कस्टमर विद सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। बेटा 3 तरीके के रूम है इनके पास, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। सिंगल कितने हमारे पास 100 रूम, डबल कितने हैं 50 रूम, और ट्रिपल कितने 30 रूम। सर एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही, 180 रूम की बिल्डिंग 10,000 रुपये कौन देता है, चलो दे दी, आगे चलते हैं। ठीक है सर, ये ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं। बेटा जो 100 सिंगल रूम है ना, ये हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं, 100% ऑक्यूपेंसी रहती है इनकी। जो डबल रूम है सर, ये खाली 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, और जो ट्रिपल रूम है वो खाली 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऑक्यूपेंसी ना हमें रूम डेज निकालने में बहुत फ़ायदा करेगी। जैसे 100 रूम है, इंटू जितने भी नंबर ऑफ डेज होंगे उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही बेटा हमारे जो डबल रूम है वो 50 रूम है, इंटू नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 80% कर देंगे, क्योंकि वो सारे दिन तो ऑक्यूपाइड है नहीं, खाली 80% टाइम ऑक्यूपाइड है। ऐसे ही बेटा ट्रिपल रूम्स अगर हमारे 30 हैं, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके 60% कर देंगे, क्योंकि सर जितने भी दिन होटल खुला है वो उसका खाली 60% ऑक्यूपाई है। तो ऐसे हम रूम डेज निकाल लेंगे। द रेंट ऑफ डबल रूम स्वीट इज फिक्स्ड एट 2.5 टाइम ऑफ द सिंगल रूम। तो बेटा अगर सिंगल रूम का x है तो डबल रूम का है 2.5x, और ट्रिपल का है डबल रूम से भी दुगना, तो मतलब सर 5x, मतलब 2.5x का भी दुगना कितना हो गया 5x। तो बेटा इस तरीके से आपके रूम रेंट दे रखे हैं। आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं सर, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेस, लाइटनिंग, हीटिंग, रिपेयर, रेनोवेशन, लॉन्ड्री, इंटीरियर, सनरी। तो आपके सारे खर्चे दे रखे हैं, प्लेन वनीला, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल टेकिंग एंड एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। लो जी, नंबर ऑफ डेज ही मुझे मिल गए यहाँ पे 360 दिन, 360 दिन, 360 दिन। तो ऐसे बेटा हमारे रूम डेज निकल के आ जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ स्वीट। अब बेटा हमारे यहाँ पे देखो क्या है, हमने सही नंबर ऑफ रूम डेज निकाले, लेकिन क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये सब बराबर है? नहीं सर, इनमें फर्क है। ये अगर 1 है, अगर ये 1 है तो ये 2.5 है, तो ये 5 है। तो बेटा इसमें हमें इक्विवेलेंट चीज को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम दिखा देते हैं आपको फटाफट। अगर हम ऑक्यूपेंसी देखें तो बेटा सिंगल रूम की हमारी 100 रूम इंटू 360 डेज 100%, जो हमने ऊपर करके दिखाया था आपको। डबल रूम की है बेटा 14,400, कैसे आया 15 रूम इंटू 360 डेज इंटू 80%। ट्रिपल रूम का है बेटा 30 रूम इंटू 360 डेज इंटू 60%। तो ये तो बेटा आ गए इनके एब्सोल्यूट रूम नंबर्स, ठीक है, रूम डेज। अब हमें निकालने इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट में सर इसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 36,000 ही रहा। ये बेटा 2.5 टाइम्स है तो ये भी 14,400 इंटू 2.5 36,000 आ गया। और बेटा ये 5 टाइम्स है तो 32,400 हमारा आ गया। तो बेटा इक्विवेलेंट रूम डेज कितने हुए 1,04,400। तो बेटा जहाँ पे भी आपको वेट्स दे रखे हो तो आपको इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने पड़ेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था जब हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी निकाली थी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, वहाँ पे भी हमने इक्विवेलेंट करा था। सेम मैनर में हमने यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कर दिया है। अब मेरा ये आ गया सर हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, वो तो सर हमें एज इट इज दे रखी है, हमने वही कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने 5% ऑन टोटल टेकिंग, मतलब पूरी सेल पे 5% कमीशन देना है और सर 20% हमने कमाना है। तो हम अगर टोटल रेवेन्यू एक्स मान लेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है 25,21,000 प्लस 5% हम देंगे रेंट का और 20% हम देंगे प्रॉफिट का। तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा सर रेवेन्यू निकल के आ जाएगा 35,21,233। इसको बेटा हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम से डिवाइड करेंगे 1,04,400। तो हमारे एक रूम का किराया आ जाएगा 33.73। कौन से वाले रूम का सर? इसका। तो इसका कितना आएगा सर? 33.73 इंटू 2.5 और इसका आएगा बेटा 33.73 इंटू 5। तो बेटा इस तरीके से हमारे तीनों रूम के रेंट आ जाएंगे। ठीक है जी। तो सर ये इस तरीके से हमारा होटल का क्वेश्चन होता है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमें सर यूनिट्स पे फोकस करना है कि अगर वेट्स दे रखे हैं तो उसे हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स और कन्वर्ट करना है बेसिस देयर वेट्स। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको पूरा होमवर्क में दूंगा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, बस मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक लॉजिंग होम है जिसमें सर 100 सिंगल रूम्स हैं। सर ये ऑफ सीजन में यानी कि विंटर में डिस्काउंट देता है। ठीक है, और पूरे रूम का सर हाफ रेंट चार्ज होता है ऑफ सीजन में। मतलब गर्मियों में 100 रुपए है तो सर्दियों में 50 रुपए लगेगा। तो सर यहाँ पे भी वेट आ गया एक्स और 2x वाला। मैनेजमेंट ने सर 20% का अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है। ठीक है जी, बाकी चीजें में दे रखी है। ऑक्यूपेंसी बेटा सीजन में 80% होती है, ऑफ सीजन में 40% होती है। तो जितने दिन हमारे ऑफ सीजन में पड़ेंगे उसको 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने दिन हमारे सीजन में पड़ेंगे उसे हम 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपेंसी निकालने के लिए। ठीक है जी, 200 लाख का सर हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब फिक्स एसेट है, जिसमें 80% बिल्डिंग है और बाकी फर्नीचर इक्विपमेंट है। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा वो लगा देंगे। एक्सपेंसेस दे रखी बेटा आपको स्टाफ सैलरी, रिपेयर, बिल्डिंग, लॉन्ड्री, इंटीरियर, मिसलेनियस, ये आप सारे कॉस्ट जोड़ देंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन देखिए बिल्डिंग और फर्नीचर का आ गया है तो वो लगा देंगे। रूम अटेंडेंट को बेटा 10 रुपये पर रूम आपको देना है। तो जितने दिन आपका रूम ऑक्यूपाइड हो उतने रूम इंटू 10 रुपये आप रूम अटेंडेंट को दे दोगे। तो ये हमारा वेरिएबल खर्चा हो जाएगा। मंथली लाइटिंग चार्जेस बेटा 120 रुपये पर रूम है। तो जितने दिन आपका रूम ऑक्यूपाई हो उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन 4 महीने हैं ऐसे विंटर के जिसमें 30 रुपये आता है, तो 8 महीने में 120 रुपये आएगा और 4 महीने में 30 रुपये आएगा, वो आप जोड़ देंगे। You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and the off season month on the basis of the foregoing information। ठीक है जी, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने सर होटल को ऑलरेडी एक कवर कर लिया है, तो आपको उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई नंबर, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर लेना, वैसे कोई आएगी नहीं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है बेटा टोल इंडस्ट्री से रिलेटेड। टोल इंडस्ट्री, सर टोल इंडस्ट्री क्या होती है? बेटा गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे सड़क बनानी है, तो बेटा उस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर को, और उससे कहते हैं भाई तुम यहाँ पे ना टोल लगा लेना, अपना नाका लगा लेना और जनता से पैसे वसूल कर लेना अपने। जितने दिन में तुम्हारे पैसे वसूल होंगे उतने दिन में तुम्हारा उसका तुम टोल हटा देना। तो इसे कहते हैं बेटा बिल ओन्ड ऑपरेट बॉट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस पे एमसीक्यू भी इसलिए मैंने आपको बता दिया है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब भैया अगर तुमने एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो एलएनटी पहले सड़क बनाएगा, फिर उस पर टोल लगा के उसको ऑपरेट करेगा, सबसे पैसे रिकवर करेगा, उसके जब उसके पैसे रिकवर हो जाए तो भैया उस हाईवे की ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो बीओटी मॉडल बोला जाता है ये। ठीक है, अब टोल इंडस्ट्री में हम सर बात करें सर्विस कॉस्ट, सर्विस है सर ये। हमें सर पर व्हीकल सर्विस इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम सर सिंपल वही बेस मेथड पे जाएंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल पास्ड।
नंबर ऑफ व्हीकल पास, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहले पूरे साल की, फिर देखेंगे कितने व्हीकल हमारे वहां से पास हुए हैं। ठीक है, अब व्हीकल में आप कहोगे सर 2 पहिया है, 4 पहिया है और 8 या 10 पहिया या ट्रक बस वगैरह आ गए हैं, तो हो सकता है इसके वेट दे रखे हो x 2x 4x, तो हम सर वही वेट कंसिडर कर लेंगे कंपोजिट यूनिट निकालने में। चलिए पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके मई 23 के अटेम्प्ट में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा यूनिक पॉइंट दे रखा है जो पहले कभी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था। देखते हैं, RST टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ड अ 80 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बिटवीन 2 cities एंड ऑपरेट अ टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द हाईवे। ठीक है जी, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट 50,000 लाइट वेट, मतलब 50,000 से लाइट वेट वाली गाड़ियाँ जाएंगी, 12,000 मीडियम वेट वाली जाएंगी और 10,000 हैवी वेट वाली गाड़ियाँ क्रॉस होंगी। ठीक है, 1 महीने के अंदर, और सेम नंबर सर रिटर्न में भी आएंगे। ठीक है जी, जो जाएगा वो आएगा, वो कह रहे हैं सेम नंबर है, मतलब जाने वाले 50,000 लाइट, 12,000 मीडियम, 10,000 हैवी, वापस आने वाले भी इतने होंगे। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, व्हीकल यूज फॉर मेडिकल इमरजेंसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम टोल चार्जेस। आपने देखा होगा बेटा टोल के साइड में ग्रीन बोर्ड लगा होता है कि एम्बुलेंस को नहीं देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं देना, इन सबको नहीं देना। उन्होंने कहा उनको नहीं देंगे, और 10% ऑफ द लाइट वेट व्हीकल्स पास थ्रू द हाईवे। मतलब बेटा जो 50,000 है ना, इसमें से 8,000 वाले तो फ्री वाले हैं, तो आपके बेटा लाइट वेट व्हीकल्स कितने कंसीडर होंगे, खाली 42,000। ठीक है जी, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट इफ व्हीकल्स रिटर्न विद इन 24 आवर्स, बेटा अगर 24 घंटे के अंदर आपकी वापसी हो जाती है तो आपको 25% टोल कम देना पड़ेगा। तो आप याद करो बेटा, आपने कभी ध्यान दिया हो, जब भी आपका टोल कटता है, जब आप आने जाने दोनों की पर्ची कटवाते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, मतलब जाने का 100, आने का 100। ठीक है, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर वापस आ रहे हो तो आपका हो सकता है वो 200 की जगह 175 या 150 रुपये चार्ज करता है टोल, तो वही इन्होंने बोला है। तो ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन मई 23 के टाइम में इन्होंने पूछ लिया। द टोल चार्जेस फॉर मीडियम वेट व्हीकल्स इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 ऑफ लाइट वेट व्हीकल्स एंड हैवी को सर 2 टाइम्स लेना है, मतलब वही लाइट वेट का आना है x, मीडियम वेट का आना है 2.5x और हैवी वेट का आना है 5x। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। द टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 59 लाख। बेटा टोल की कॉस्ट उन्होंने बता दी एज इट इज टोटल, उन्होंने कहा कॉस्ट के लफड़े में मत पड़ो तुम, और उन्होंने कहा प्रॉफिट चाहिए 10% ओवर द टोटल कॉस्ट। ठीक है, 10% हमें सर ऊपर का चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें सर इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो ये 42,000 नहीं बेटा, 5,000 और 45,000 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सर कंपोजिट यूनिट। कैसे निकालेंगे बेटा, 45,000 हमारे लाइट वेट होंगे, इसमें से हमने लेस कर दिए जो फ्री वाले हैं, मीडियम वेट और हैवी वेट ले लिए। यही बेटा हमारा रिटर्न भी होगा, तो वापसी में भी यही आएंगे। रेशो कितना है 1, 2.55। तो बेटा हमने इक्विवेलेंट व्हीकल्स निकाल लिए, जो निकल के आ गए मेरे 2.5 लाख। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप हो गया सर इक्विवेलेंट व्हीकल्स निकालने का। तो हमने सर टोटल कॉस्ट में 10% ऐड करा, टोटल कॉस्ट में 10% ऐड करा और उसको 2,50,000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया सर 26 रुपीज़ हमें एक गाड़ी से लेना है, एक तरफ से। ठीक है, इक्विवेलेंट गाड़ी से। ठीक है, तो लाइट वेट से 26 ले लेंगे, मीडियम वेट से 65 ले लेंगे और हैवी वेट व्हीकल से 130 ले लेंगे। जो भी उनके वेट से उसके हिसाब से हमने सर किराया निकाल दिया। यहाँ तक सिंपल था, यहाँ तक इंस्टीट्यूट पूछता आ रहा था पहले भी, यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में बेटा उसने निकालना था कि लाइट वेट व्हीकल से हम कितना चार्ज करेंगे अगर हमें कंसेशन उन्हें देना है वापसी का। ठीक है, अगर हमें उन्हें वापसी का कंसेशन देना है तो मुझसे कितना चार्ज करेंगे। तो बेटा हमने कहा था 1 से 26 करना है, टोटल हमारे 90,000 थे आने जाने के मिला के। तो हमने कहा भैया टोटल रेवेन्यू आएगा इससे 23,40,000 रुपीज़। ठीक है, अब आने जाने वाले व्हीकल हैं कितने, वो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। 30% व्हीकल हमारे सेम टाइम में वापस आ जाते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने रिटर्न ट्रैफिक कैसे निकाला, हमने कहा यार 45,000 तो आएंगे, लेकिन उसमें से जो 45,000 में से 30% हमारे सेम डे में वापस आ जाएंगे, जिन्हें हमें 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो आप, जो हमारे सेम डे में वापस आएंगे वो कितने होंगे, 45,000 इंटू 30%, 45,000 इंटू 30% यानी कि 13,500। क्या हम इन्हें पूरा डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं सर, हम इन्हें खाली 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 13,500 इंटू 25%,
3375। मतलब मैं एक तरीके से मान के चलूँ, लौटते समय जो मेरे 45,000 आ रहे थे ना, वो 45,000 पूरे नहीं, 45,000 माइनस 3375 आ रहे थे। तो मैंने मान लिया लौटते समय मेरे आ रहे हैं 41,625, क्योंकि मैंने उन्हें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो बेटा टोटल मुझे रिकवर करना है लाइट वेट वालों से 23,40,000 रुपये। ठीक है जी, 45,000 से पूरे लूंगा, 31,500 से भी पूरे लूंगा, लेकिन जो 13,500 हैं उनसे खाली 75% लूंगा। तो मैंने ये इक्वेशन बना ली और x का अमाउंट आ गया बेटा 27.01। यानी कि पहले हमने निकाला तीनों वेट्स के तीनों अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के अंदर, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट, तब हमारा 26 आया था। फिर बेटा इस 26 को हमने फर्दर बेटा लाइट वेट व्हीकल के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करा, जो सेम डे आ जाते हैं और जो सेम डे नहीं आते तो हमें कितना चार्ज करना है। तो 27 रुपये निकल के आया उनके लिए जो सर सेम डे वापस नहीं आते, और जो सेम डे वापस आते हैं उनके लिए 20 रुपये, मतलब सर 25% डिस्काउंट। ठीक है जी, तो सर यहाँ पे हमने ये टोल का क्वेश्चन कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। इस क्वेश्चन के सर सेकंड पॉइंट में कई बच्चे घूम गए थे, क्योंकि किसी ने भी ये दिमाग नहीं लगाया था क्या 23,40,000 को हमें फर्दर बाइफरकेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए इसके साथ बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस चैप्टर के, जो कि हमारा आईटी इंडस्ट्री से रिलेट करता है। बहुत ही आसान है, अगेन बहुत ही तुच्चा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए हम इसको भी कवर करके चलेंगे। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। फोकस क्या रखना है हमें सर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो आईटी में क्या होता है, आप लोग प्रोजेक्ट के बेसिस पे करते हो काम। सर हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है, मान लीजिए इनकम टैक्स की साइड बनाने का, आप देखते हो टीसीएस बनाती है, इन्फोसिस बनाती है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए प्रोजेक्ट आया हुआ है सैप कंपनी का सॉफ्टवेयर हैंडल करने का। तो यहाँ पे सर आईटी के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट वाइज आपकी कॉस्ट एलोकेट होती है। हमें बता दिया जाता है किस प्रोजेक्ट में कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है, और उसकी कॉस्ट उस प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाती है। जैसे आप लोग जब सीए बन जाओगे, उसके बाद बिग 4 वगैरह कंसल्टेंसी में आप जॉब करोगे, तो आपको क्या होगा, डेली एक टाइम शीट भरनी पड़ेगी। टाइम शीट में क्या होगा, आप लिखोगे कि कितने घंटे आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करा। जैसे मैं एज अ सीनियर मैनेजर मान लो 4 प्रोजेक्ट एक साथ देख रहा हूँ, मैंने हर एक पे 2-2 घंटे स्पेंड करे, तो मैं अपनी टाइम शीट में लिखूंगा 2 घंटे मैंने ए पे करे, 2 घंटे बी पे करे, 2 घंटे सी पे करे। अब उस टाइम शीट को भरवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कि वो देख सकती है कि मेरी कॉस्ट किस प्रोजेक्ट पे एलोकेट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप की जो बेटा प्रोफेशनल इंडस्ट्री होती है, आपकी लॉयर की हो गई, आर्किटेक्ट की हो गई, आईटी की हो गई, इंजीनियर्स की कोई और सी हो गई, ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर्स की हो गई, कुछ भी इस टाइप की है, तो बेटा जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है, तो हम देखते हैं उस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा लगा है, उसको उस हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेटा 5 लोग, जिन्हें हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि 3 लाख रुपए पर बंदा। प्रोजेक्ट लीडर से 2 लोग, जिन्हें हम 9 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि 4.5 लाख रुपए पर बंदा। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख रुपए, ये पूरे कंपनी का खर्चे दे रखे हैं। रिपेयर मेंटेनेंस है 3 लाख और एडमिन ओवरहेड है 12 लाख। अब नीचे क्या बोला है, द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है बेटा 6 महीने की, तो हमने सर जो प्रोजेक्ट करा है वो 6 महीने का करा है। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। मतलब सर इसमें से 3 लोग और इसमें से 1 बंदा पूरे 6 महीने के लिए इन्वॉल्व थे। मतलब इन दोनों की पूरी 6 महीने की सैलरी इस प्रोजेक्ट पे एलोकेट कर देना। वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ्स एफर्ट। बेटा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसकी 12 महीने की 6 लाख है, इसके 2 मंथ के एफर्ट गए हैं इसमें, तो मतलब बेटा 2 महीने की सैलरी इसकी एलोकेट कर देना। ट्रैवल एक्सपेंस कितने हैं, 1,87,500, तो बेटा 1,87,500 ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐड कर देना कॉस्ट में इस प्रोजेक्ट की। 2 लैपटॉप है बेटा 50,000 ईच, जो कि प्रोजेक्ट में यूज हुए और जिनकी एस्टिमेटेड लाइफ है 2 साल। तो बेटा 2 लैपटॉप है तो लाख रुपए के लैपटॉप हो गए, 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, जो कि आपका लगभग आएगा 25,000 रुपये, वो भी एलोकेट कर देंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है हमें, कंसीडरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। बेटा जो ये ओवरहेड्स हैं इसका एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा सैलरी के बेसिस पे, तो आप ओवरहेड भी एलोकेट कर दोगे। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, पर बंदे की सर सैलरी आ गई 25,000 रुपये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर की 37,500, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 50,000। तो हमने क्या करा, 6 महीने की 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी एलोकेट कर दी, प्रोजेक्ट लीडर की 6 महीने की सैलरी एलोकेट कर दी, एक ही प्रोजेक्ट लीडर इंक्लूडेड था। प्रोजेक्ट मैनेजर का सर 2 महीने का एफर्ट इंक्लूडेड था, 2 महीने की सैलरी एलोकेट कर दी। ओवरहेड्स का बेटा हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, कैसे,
हमने सर टोटल ओवरहेड निकाले, रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिन ओवरहेड कितने हैं दोनों मिला के 15 लाख, सैलरी कितनी हमारी टोटल 30 लाख, तो एब्जॉर्प्शन रेट बैठ रहा है 50%। मतलब हमने क्या करा है, इन दोनों को हमने ओवरहेड्स में मान लिया, ठीक है, और सैलरी हमारी ये है, ये थी 30 लाख, ये थी 15 लाख, तो हमने कहा 50% से हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं। तो हमने बेटा 50% से ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दिए, यहाँ पे आ गया हमारा 3,87,500, जितनी भी सैलरी आई उसका 50%, प्लस बेटा हमने डेप्रिसिएशन और लैपटॉप जो कि 25,000 आया हमारा, वो हमने ऐड कर दिया। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई 13,75,000। अब अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा भाई इसमें प्रॉफिट भी ऐड करके बता दो, तो वो भी बता देना, अदरवाइज यहीं पे रुक जाना। ठीक है जी, चलिए। तो बेटा इसके साथ सर हमने सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर भी पूरा खत्म कर लिया है। तो आज का जो हमारा टारगेट था सर जॉब एंड बैच प्लस सर्विस के रिमेनिंग क्वेश्चन वो सारे हो चुके हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आज के क्वेश्चन में या पुराने किसी क्वेश्चन में, तो मैं आपकी बेटा क्वेरी लेने के लिए रुका हूँ। अगर इनकेस आपको क्वेरी सर मेरे से 1 to 1 पूछनी है तो आप मेरे नंबर पर रीच आउट करके पूछ सकते हो। बहुत बच्चे पूछते हैं और मैं चाहता हूँ मैं जितने ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट कर सकूँ वो कर दूँ, ठीक है। तो आप मुझसे वहाँ पे रीच आउट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर सर मेरी तरफ से यहीं पे कंक्लूडेड है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है पूछ ले। बेटा जो ये सॉल्यूशन वाली फाइल है मैं हैंड टू हैंड आफ्टर द क्लास आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से कंसिडर कर देते हो। देखो जो मैंने इनिशियली नोट्स दिए उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आप बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, वरना मैं सॉल्यूशन भी साथ में देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैं सॉल्यूशन बाद में देता हूँ आपको, जिससे आप लोग बिना सॉल्यूशन देखे पहले सॉल्व कर लो, फिर सॉल्यूशन से अपना चेक कर लेना। तो बेटा इसके साथ यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा पढ़ा हुआ है, सब कुछ हम स्क्रैच से पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट समझेंगे अपने उसी एग्जाम्पल वाले तरीके से, और उस चैप्टर को भी आसानी से सीख लेंगे, ठीक है जी। तो इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट